चाचा को औरतें बदमस्त हाथी कहती थी। अम्मा भी मुझे चाचा के घर न जाने देती। मगर एक बार चाची की डिलीवरी होने वाली थी। चाची की हर तरह की गारंटी देने पर अम्मा ने मुझे चाचा के घर भेज दिया। चाची हर रात मुझे अपने पास सुलाने लगी, लेकिन एक रात मेरे होश उड़ गए। यकीन न आए कि कैसे चाची ने। मुझे अपने चाचा से बचपन से ही डर लगता था। चाचा की सूरत और चाचा का हुलिया ही कुछ ऐसा था कि उसे देखते ही मेरा दिल कांप उठता था। मैं चाचा के सामने नहीं जाती थी और जैसे ही मुझे चाचा के आने का पता चलता, मैं कमरे में जाकर छुप जाती। जब तक चाचा हमारे घर में रहता, मैं बाहर ना निकलती और ना चाचा के सामने जाती, चाहे गर्मियों के दिन ही क्यों ना हो। अंदर छुपे छुपे मैं पसीने से भर जाती, पर बाहर ना निकलती। चाचा ने भी कई सालों से मुझे नहीं देखा था। चाचा की नजर में शायद मैं अभी भी छोटी सी बच्ची ही थी। अम्मा भी चचा का आना जाना कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अम्मा की नजर में चचा अच्छा इंसान नहीं था। ये तो बस अब्बा थे जिसके डर की वजह से अम्मा चचा को घर में आने देती थी। चचा की शोहरत पूरे मोहल्ले में कुछ खास अच्छी नहीं थी। चचा बहुत ही झगड़ालू आदमी था, ऐसा मोहल्ले की औरतें कहती थी। अम्मा से तो चचा अच्छे तरीके से ही बात करता था, भाभी भाभी कहकर बुलाता था। अलबत्ता मोहल्ले की औरतें से चचा को चिढ़ थी और मोहल्ले की औरतें तो चचा को बदमस्त हाथी कहती थी। उनके मुताबिक चचा किसी बदमस्त हाथी की तरह मोहल्ले में घूमता था। मैंने कई बार अम्मा से बदमस्त हाथी का मतलब जानना चाहा था और अम्मा से पूछा कि वो सब औरतें चचा को ऐसे क्यों कहती हैं। तो अम्मा ने मुझे झड़क दिया और कहा कि आइंदा अपनी जबान पर ये लफ्ज मत लाना। चचा जब भी घर आता मैं छुपी होती। चचा अम्मा से मेरे बारे में पूछता तो अम्मा कभी स्कूल का बहाना लगाती, कभी कहती वो ट्यूशन गई है, कभी किसी के घर से पारा पढ़ने, तो कभी सहेली से मिलने, कभी कभी कह देती कि वो सो रही है। ये सुनकर चचा को गुस्सा आ जाता और वो गुस्से से अम्मा को कहता कि आपने लड़की को आवारा बना रखा है, जब भी आओ वो घर नहीं होती। ये अच्छी बात नहीं है भाभी, शरीफ लड़कियां ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रहती। अम्मा चचा की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती। अम्मा भी चचा से खार खाती थी। चचा ये बात जानता भी था, पर वो भी बिना बताए घर आ जाता। ये अल्लाह का शुक्र था कि हमारे घर के दरवाजे पर जाली लगी थी जिससे बाहर झांका जा सकता था, और अम्मा पहले चचा को देखकर मुझे छुपने का कह देती। वैसे चचा को मैंने बचपन में देखा था, वो थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन चचा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा था। पर अम्मा ने चचा के खिलाफ इतनी बातें की थी कि मुझे उनके खिलाफ पूरी तरह से बदगुमान करके रख दिया था। इसी वजह से चचा अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन चचा घर आया, मैं उनके आते ही छुप गई। चचा बहुत खुश था, उसकी आवाज अंदर तक आ रही थी। चचा खुशी से झूम रहा था और अम्मा को मिठाई खिला रहा था। साथ साथ कह रहा था कि भाभी आज जी भर के खाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ। चचा की आवाज से हकीकी खुशी झलक रही थी। चचा जितना भी बुरा सही, पर चचा को बच्चों का बड़ा शौक था। चचा की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई थी। चचा की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी 2 साल रही, कोई औलाद नहीं हुई। अचानक चची की वफात हो गई। इसके बाद चचा ने दूसरी शादी की। अब इस शादी को 3 साल गुजर चुके थे और इस दौरान चचा की कोई औलाद नहीं हुई। अब 3 साल बाद पहली बार चचा को बाप बनने की खबर मिली थी। ये खबर चचा के लिए खुशखबरी थी और बहुत बड़ी खुशखबरी थी। चचा ने इस खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। अब्बा भी ये खबर सुनकर बड़ा खुश हुए। अब्बा को तो यूं भी अपने छोटे भाई से बड़ा ही प्यार था, और अब तो अब्बा भी ताया बनने जा रहे थे। उस रात अब्बा घर ही ना आए। ये खबर सुनकर मोहल्ले की औरतें हमारे घर आने लगी। चचा के घर तो डर के मारे कोई औरत जाती ही नहीं थी, और मर्द तो चचा के घर की जानिब आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, क्योंकि चचा उनकी आंखें निकालने से भी गुरेज न करते। रात तक मोहल्ले की सारी औरतें ये खबर सुनकर हमारे घर आ गईं। खुशी की खबर थी, अब मुझे उनकी आवभगत करनी पड़ रही थी। गर्मियां थी, मैं किसी को बोतल पिला रही थी तो किसी को चाय, जबकि सारी औरतें अम्मा से पूछ रही थी कि यह खबर सच्ची है या झूठी, क्या वाकई चचा बाप बनने वाला था। अम्मा सबको जवाब दे रही थी। कोई एक आध औरत थी जो खुश थी, वरना बाकी तो सब यही कह रही थी कि अब चचा की अपनी औलाद होगी तो उसे पता चलेगा। और मैं हैरान थी कि आखिर चचा ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जो सब औरतें उससे बदगुमान थी। मुझे अचानक चची का ख्याल आया। मुझे याद था ये चची बहुत खूबसूरत थी। वो एक लड़की सी थी। जब से ब्याह कर आई थी चचा ने उसे घर में कैद करके रख लिया था।
हमारे घर भी नहीं आने देता था। मैं तो शादी के बाद चच्ची से मिली ही नहीं। अम्मा खुद चचा की तरफ नहीं जाती थी और ना मुझे जाने देती थी। कभी कभी तो मैं अम्मा से उलझ पड़ती कि भला इसमें चच्ची का क्या कसूर है, हमें उनसे तो मिलने जाना चाहिए। पर अम्मा मुझे ऐसी घूरी से नवाजती कि मैं खामोश हो जाती। वक्त तेजी से गुजरने लगा और चचा के बारे में मोहल्ले में मजीद बातें मशहूर होती गईं। कभी सुनने में आता कि चचा ने फलां के साथ झगड़ा किया, कभी सुनने में आता चचा ने फलां को मारा। ये सब बातें मुझे और अम्मा को चचा से मजीद बदगुमान करती जा रही थी। ये बातें सुनकर अम्मा अक्सर गहरा सांस लेती और कहती कि मुझे डर लगता है तुम्हारे चचा के गुनाहों की सजा कहीं उसकी बीवी या बच्चों को ना सहनी पड़ जाए। और मैं अम्मा से कहती कि अम्मा, हर इंसान को अपने किए की सजा खुद भुगतनी पड़ती है, घर वालों को नहीं। जबकि अम्मा बस सर हिला कर रह जाती। एक दिन अम्मा की तबीयत खराब थी, मैं घर का काम कर रही थी, सहन में झाड़ू लगा रही थी, जब अचानक बाहर का दरवाजा झटके से खुला और कोई अंदर आया। सामने खड़े शख्स को देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे हाथ से झाड़ू छूटकर नीचे गिर गई। सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि चचा था, जो अपनी सुर्ख लिए मुझे देख रहा था। चचा के चेहरे पर सख्ती थी। आज मैं दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई थी, इसीलिए चचा आसानी से अंदर आ गया। अचानक चचा को देखकर मैं खौफ से कांपने लगी। चचा मेरी जानिब आया और बोला कि हमारी छोटी गुड़िया तो बहुत बड़ी हो गई है। मैं दरअसल चचा को 4 साल बाद देख रही थी। 12 साल की उम्र के बाद ना चचा ने मुझे देखा था और ना मैंने चचा को। अब अचानक क्यों आमना सामना हुआ तो हैरत के साथ साथ खौफ भी डर आया था। मैंने चचा को डरते डरते सलाम किया। चचा ने अम्मा का पूछा। मैंने उन्हें बता दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर आराम कर रही हैं। चचा मुझे घूरता रहा और फिर अंदर चला गया। चचा के जाते ही मैंने जल्दी से एक गिलास पानी का पिया, क्योंकि खौफ से मेरा गला खुश्क हो चुका था। चचा कोई घंटा भर बैठा रहा, फिर चला गया। मैं किचन में छुपी रही। चचा के जाने के बाद मैं अम्मा के पास गई तो वो परेशान बैठी थी। मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा ने कुछ नहीं बताया, बल्कि बात टाल दी। अलबत्ता उनके चेहरे पर परेशानी जूं की तूं मौजूद थी। रात हुई तो एक और अजीब बात हुई। चचा फिर से आ गया, लेकिन इस बार चचा के साथ चची भी थी। उन्हें देखकर मैं तो साकित ही रह गई, बल्कि मुझे खुशी हुई थी। चची पहली बार हमारे घर आई थी। मैं अच्छे से चची से मिली। चची की डिलीवरी करीब थी। दिन में चचा ने अम्मा से कहा था कि वो मुझे डिलीवरी तक उनके घर छोड़ दें, पर अम्मा नहीं मानी। वो मुझे किसी सूरत चचा के घर भेजना नहीं चाहती थी। पर अब चची खुद आई थी। चची अम्मा की मिन्नतें कर रही थी कि मैं अकेली हूँ, शौहर के डर की वजह से कोई नौकरानी भी नहीं दिखती और मेरे मायके में भी कोई नहीं है। मुझे चची की बातें सुनकर उन पर तरस आया और मेरा दिल किया कि अभी उड़कर उनके घर चली जाऊं और हमेशा उनके साथ रहूं। बस मुझे चचा से डर लगता था। चची की मिन्नतों की वजह से अम्मा कश्मकश का शिकार हो गई थी। अम्मा यकीनन इनकार करती। तभी अब्बा आ गया और चचा की बात सुनकर बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये तुम लोगों की भी बेटी है, इसे जितने दिन चाहो अपने पास रख सकते हो। फिर चची ने भी अम्मा को पूरी गारंटी दी। मैं खुश भी थी और डरी हुई भी थी, पर मैं चचा और चची के साथ उनके घर आ गई। चची मुझसे बहुत प्यार करती थी। हमने रात का खाना खाया और चची ने चचा से कहा कि वो दूसरे कमरे में सो जाए। चचा बिना कुछ कहे चला गया। पहले दिन मैंने चची से काफी बातें की। चचा के खराटों की आवाज गूंजने लगी तो चची ने मुझे भी सोने का कहा। मुश्किल से ही सही, पर मैं भी सो ही गई। अगली सुबह चची ने मुझे नहीं उठाया। मुझे अफसोस हुआ। चची खुद काम कर रही थी। फिर मैंने उठकर खुद सारा काम किया। रात को मैं सोई हुई थी कि अचानक आंख खुल गई। जब देखा तो चची बिस्तर पर नहीं थी। मुझे हैरत हुई, फिर सोचा कि चचा के कमरे में गई होंगी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन मैंने देखा कि चची ने चचा के दूध में कुछ मिलाया था, जिसे पीकर चचा फौरन गहरी नींद सो गए। मुझे चची पर शक हुआ। उस रात में सोती बन गई, पर सोई नहीं थी। काफी रात गुजरने के बाद जब चची को लगा कि मैं सो गई हूं तो चची चुपके से बिस्तर से उठी और दुपट्टा लेकर बाहर निकल गई। मैं भी उनके पीछे पीछे आई तो देखा वो गेट से बाहर निकल रही हैं। मैंने हल्की रोशनी में सफेद कपड़ों में एक मर्द को भी देखा था। मेरी तो चीख निकलते निकलते बची थी। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। चचा वाकई किसी बदमस्त हाथी की तरह सोया हुआ था। इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह से थोड़ी देर पहले चची वापस आई और आकर सो गई। मुझे चची से अजीब सी उलझन हो रही थी। अगर चची को बाहर जाना ही था तो चचा को बता देती। यूं चोरी छुपके जाने की क्या जरूरत थी? पर मैंने इस बात को खुद तक ही रखा। मुझे
یہی تھا کہ شاید چچی کو کوئی ضروری کام ہو، کیونکہ چچا تو چچی کو باہر جانے نہیں دیتا۔ لیکن یہ ایک رات کا کام نہیں تھا، اب روزانہ ایسا ہونے لگا۔ چچی آدھی رات کو اٹھ کر باہر چلی جاتی اور میری جان ہتھیلی میں آ جاتی۔ مجھے ڈر لگتا کہ اگر چچا اٹھ گیا تو کیا ہوگا، پر چچی نے چچا کا پکا بندوبست کیا ہوا تھا۔ پر اب تو مجھے چچی سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ البتہ چچا بہت خوش تھا، چچا نے آنے والے بچے کے لیے بہت تیاریاں کی تھی۔ چچی کا بھی دن میں الگ ہی روپ ہوتا تھا، وہ سارا دن چچا کے ساتھ خوشی سے گزارتی تھی۔ کبھی وہ دونوں شاپنگ پر جاتے تو کبھی کھانے پر، اور میں یہ دیکھ کر کڑتی رہتی کہ چچی کیسے چچا کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اور پھر چچی کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا، چچا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ چچا چچی کو اسپتال نہیں لے جانا چاہتا تھا، وہ نرس کو گھر ہی لے آیا تھا۔ میری اماں بھی آ گئی تھی، پر ڈیلیوری ہوتے ہی نرس بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ امی کے چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی، اور جب میں نے بچے کا چہرہ دیکھا تو میں خوف سے چلا اٹھی تھی۔ چچا کے گھر عجیب شکل و صورت والا بچہ پیدا ہوا تھا، جو کہیں سے بھی انسان کا بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر چچا ایک جانب کو ڈھہ گیا اور چچی یوں ہی بیٹھی تھی جیسے وہ زندہ لاش ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، میڈیا والے بھی آ گئے، اور چند ہی گھنٹوں میں یہ خبر کسی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کوئی اسے عذاب کہہ رہا تھا تو کوئی کرشمہ۔ محلے کی عورتیں اسے چچا کے گناہوں کی سزا کہہ رہی تھیں۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ اپنے بچے کی ایسی شکل دیکھ کر چچا تاب نہ لا سکا اور چچا کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ یہ سب صورتحال میری ہمت سے باہر تھی۔ جب محلے کی عورتیں چچا کو کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، جو تم نے کیا وہ تمہارے سامنے آیا، تو میں برداشت نہ کر پائی اور غصے سے پھٹ پڑی۔ میں جانتی تھی کہ اس میں چچا کا قصور نہیں تھا بلکہ چچی کا تھا، جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے چوری چھپے رات کو کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ اماں مجھے حیرت سے تکنے لگی، جبکہ چچی نے سرد نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میرے پاس اس کا ثبوت ہے۔ یہ چچی جو اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے، یہ ہر رات چچا کو نیند کی دوا پلا کر جانے کس کے ساتھ جاتی تھی اور صبح کے وقت واپس آ جاتی تھی۔ میری یہ بات سنتے ہی چاروں جانب عجیب چہمگوئیاں پھیل گئی تھیں۔ سب چچی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چچی اچانک پھٹ پڑی اور کہنے لگی، ہاں ہاں، یہ میرا ہی قصور ہے۔ یہ میرا قصور ہے کہ میں نے ایسا بچہ پیدا کیا، بلکہ یہ میرا قصور ہے کہ میں نے ایسے ظالم شخص سے شادی کی جس کو ملنے والی بد دعائیں میرا سب کچھ اجاڑ گئیں۔ چچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ چچا بھی ایک جانب پڑا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، بس دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اچانک چچا نے اپنے دونوں ہاتھ باندھے اور چچی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ دراصل چچا بہت ظالم آدمی تھا۔ وہ شہر کے چند ان گنڈوں کے ساتھ ملا ہوا تھا جو کسی کا قتل کرتے وقت بالکل نہیں سوچتے تھے۔ وہ لوگوں سے ان کی زمینیں چھین لیتے، لوگوں کو مارتے پیٹتے، اور ایک بار ایسے ہی چچا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بیوہ عورت کے گھر پر قبضہ کرنا چاہا۔ جب اس عورت نے انکار کیا تو اسے چچا لے ساتھیوں نے خوب مارا اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کرنے کی کوشش کی۔ وہ عورت حاملہ تھی، اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ اس عورت نے اس وقت چچا اور ان کے ساتھیوں کو بد دعا دی تھی۔ چچی اس سب سے واقف تھی۔ چچی کو لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کی اولاد ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ بعد میں اس عورت نے خودکشی کر لی اور وہ مر گئی۔ تب سے چچی خوفزدہ تھی، اسی لیے چچی نے ایک وظیفہ شروع کیا تھا تاکہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو، اور اس کے لیے وہ رات کو اپنے بھائی کے ساتھ مائکے جاتی، وہاں ساری رات عبادت کرتی اور اللہ سے چچا کی بھی بخشش مانگتی۔ پر چچا جسے خود خیال نہ تھا وہ بھلا کیسے ہدایت پا سکتا تھا؟ یہ سب سن کر میں بھی رو پڑی۔ بھلا چچی اور بچے کا کیا قصور تھا؟ پر اللہ نے اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے، اور چچا کی اولاد واقعی چچا کے لیے آزمائش تھی۔ نہ صرف چچا کے لیے بلکہ اس واقعے سے بہت سے لوگوں نے ہدایت پائی تھی۔ چچا نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اور وہ بچہ جس کے لیے چچا نے اتنی تیاریاں کی تھی وہ 10 دن زندہ رہا اور پھر وفات پا گیا۔ وہ واقعی سب کچھ بدل کر چلا گیا۔ اس کے بعد چچا کو 1 سال لگا ٹھیک ہونے میں۔ چچی چاہتی تو آپاہت چچا کو چھوڑ کر جا سکتی تھی، پر چچی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ چچا کے ساتھ رہی۔ چچی واقعی ایک وفادار بیوی تھی جسے اپنے گھر کے سوا کچھ عزیز نہیں تھا۔ چچا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اس نے ہر اس شخص سے معافی مانگی جس کے ساتھ چچا نے زیادتی کی تھی یا کچھ برا کیا تھا۔ سب نے چچا کو معاف کر دیا، اور پھر وقت گزرنے لگا۔ 2 سال بعد پھر سے چچا کے گھر ایک ننھا سا مہمان آیا۔ اس بار بھی بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن وہ بہت پیارا تھا۔ چچا اسے دیکھ کر رونے لگا۔
واقعی اللہ کی پکڑ بہت بری ہوتی ہے، پر جو توبہ کر لے دنیا اور آخرت اسی کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے جس کی سزا بہت بڑی ہو۔ آمین۔